हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता की माँ ने नंदिनी और इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, इप्शिता, अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाओ। यहाँ बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। आप लोग अपने कमरे में आराम से बैठकर बातें करिएगा। और हाँ नंदिनी बेटा, अपनी दोस्त को अपनी तरह थोड़ा मेकअप करना सिखा देना, उसकी शादी के काम आएगा। नंदिनी ने ये बात सुनते ही मन कहा, क्या इप्शिता की माँ मुझे ताना मार रही है मेरे फुल मेकअप को देखकर? हो भी सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं तो हमेशा ही ऐसे मेकअप करती हूँ। मुझे मेकअप करना इतना पसंद है। कोई बात नहीं, अभी उन्हें भी ये बात पता चल जाएगी। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए आंटी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो इशू के मेकअप से लेकर उसे पूरा तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। सुहासिनी जी ने ये बात सुनते ही अपना हाथ दिखाकर नंदिनी को चुप कराते हुए कहा, नहीं, वो आपका काम नहीं है बेटा, उसके लिए हम मेकअप आर्टिस्ट बुला देंगे। नंदिनी ने सुहासिनी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे कोर्स का फाइनल ईयर है, उसके बाद मैं भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही बनने वाली हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट बुलाने की। इतना बोलकर नंदिनी सुहासिनी जी की बात सुनने के लिए नहीं रुकी और इप्शिता का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। सुहासिनी जी ने नंदिनी की ओर देखकर थोड़ा हैरान होते हुए खुद से कहा, बड़ी ही मुंहफट है इप्शिता की दोस्त, अभी तो हमें बाकी तैयारियों पर ध्यान देना है। इतना बोलकर सुहासिनी जी बाकी कामों में लग गईं। वहीं दूसरी ओर उदयवीर कार में बैठा था और उसने मन ही मन कहा, मुझे इशू की दोस्त काफी क्यूट लगी। इशू ने हमें आज से पहले कभी उसके बारे में क्यों नहीं बताया? उसकी आंखें कितनी प्यारी थीं। लेकिन उसने मुझे भैया क्यों कहा? हम उसके भैया तो हैं भी नहीं, हम तो सिर्फ इशू के भैया हैं। उदय नंदिनी के चेहरे के हर एक फीचर के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उदय ने धीमी आवाज में कहा, हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? हमारी मीटिंग है अभी, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजवंश महल में रात के समय डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर मोहिनी राजवंशी बैठी थीं। उनके बगल वाली चेयर पर अभिमन्यु और दूसरी ओर नरेंद्र बैठे थे। नरेंद्र के बगल में उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां बैठी थीं। मोहिनी जी ने डाइनिंग टेबल पर बैठे बाकी सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, कल अभिमन्यु की सगाई के लिए हमें जल्दी महल से निकलना होगा। अर्पिता और जयराज सुबह सुबह राजमहल पहुंच जाएंगे। हम किसी से कोई गलती नहीं चाहते। नरेंद्र, आपने सब कुछ देख लिया है ना? नरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ भाभी साहिबा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मोहिनी जी ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, अभिमन्यु, हमने आपसे जो काम बोले थे, आपने वे सारे काम कर दिए ना? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ साहिबा, हमने वे सारे काम कर दिए हैं जो आपने हमसे करने के लिए कहे थे। माँ साहिबा बाकी सारी तैयारियों के बारे में बात की और सब एक साथ डिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह सूर्यवंश हवेली में सगाई की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थीं। वहीं राजवंश महल में सब लोग सगाई के लिए तैयार हो रहे थे। माँ साहिबा ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वे सारी तैयारियों के बारे में अपने मैनेजर से बातें कर रही थीं। तभी एक नौकर दौड़ते हुए माँ साहिबा के सामने आकर रुका और उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, रानी साहिबा, राजकुमारी अर्पिता और जमाई साहब महल आ चुके हैं। मोहिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अर्पिता और जमाई साहब को हमसे मिलने के लिए भेजो। वो नौकर भागता हुआ अर्पिता और जयराज के सामने आकर बोला, जमाई साहब, राजकुमारी माँ साहिबा ने आप दोनों को बुलाया है। अर्पिता ने पिंक कलर की हैवी साड़ी के साथ डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी और वो उसमें काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जयराज ने क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी और वो अर्पिता से काफी दूर दूर होकर चल रहा था। अर्पिता और जयराज जैसे ही माँ साहिबा के सामने पहुंचे, माँ साहिबा अर्पिता को देखकर खुश हो गईं और वे आगे बढ़कर अर्पिता की ओर आने लगीं। अर्पिता ने जल्दी से माँ साहिबा को गले लगाते हुए कहा, माँ साहिबा, कैसी हैं आप? और इतनी जल्दी भाई की सगाई? जयराज माँ साहिबा के सामने आकर उनके पैर छूते हुए बोला, माँ साहिबा, आप हमें थोड़ा पहले अगर सगाई के बारे में बता देती तो मम्मी पापा भी सगाई में शामिल हो जाते, लेकिन उन्होंने सगाई में शामिल न होने के लिए आपसे माफी मांगी है।
माँ साहिबा ने जयराज की ओर देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जमाई साहब, सब कुछ काफी जल्दी हुआ है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रिश्ता था और हम इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वैसे भी हमें नहीं लगता सब कुछ जल्दबाजी में करने के बावजूद किसी चीज की कोई कमी है। अर्पिता ने माँ साहिबा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ साहिबा, अभिमन्यु भाई साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। माँ साहिबा ने अर्पिता का गाल छूते हुए कहा, अभिमन्यु अपने कमरे में है, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। अर्पिता सीधे अभिमन्यु से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। अभिमन्यु पर्पल कलर की शेरवानी के नीचे वाइट चूड़ीदार पजामा पहनकर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अर्पिता चुपचाप अभिमन्यु के कमरे में आई और अभिमन्यु को इस तरह लैपटॉप पर काम करते देखकर अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभिमन्यु भाई, आज आपकी एंगेजमेंट है और आज भी आप काम में बिजी हैं और अभी तक तैयार नहीं हुए। अभिमन्यु ने जैसे ही अर्पिता की आवाज सुनी, वो अपना सिर उठाकर अर्पिता की ओर देखने लगा। उसका चेहरा, जो अभी तक एक्सप्रेशनलेस था, अब मुस्कुराते हुए बोला, अर्पिता। अर्पिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई और अभिमन्यु ने अर्पिता को गले लगाते हुए कहा, अभी अभी आई और आते ही हमें डांटना भी शुरू कर दिया। अर्पिता ने गुस्से से अभिमन्यु को देखते हुए कहा, आप डांट खाने वाला ही तो काम कर रहे हैं अभिमन्यु भाई साहब, जल्दी से तैयार हो जाइए। माँ साहिबा ने पहले ही बोल दिया है कि वे लेट नहीं होना चाहती, हम आपको फटाफट तैयार कर देते हैं। इतना बोलकर अर्पिता ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखा और उसे कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने बिठा दिया। उसने वहीं थाल में रखे बड़े से मोतियों की एक माला उठाई और उसे अभिमन्यु को पहनाते हुए बोली, अभिमन्यु भाई साहब, आप इस सगाई से खुश तो हैं ना? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं अर्पिता ने अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब, आप भाभी साहब से मिले ना, वे आपको पसंद आईं? अर्पिता की बात सुनते ही अभिमन्यु की आंखों के सामने इप्शिता का चेहरा आ गया और वो इप्शिता के बारे में सोचने लगा। अर्पिता ने अभिमन्यु को इस तरह सोचते देखकर पूछा, हमें हमारा जवाब मिल गया। हमने आपको कभी भी इस तरह से किसी बात का जवाब सोचते हुए नहीं देखा। इसका मतलब हमारे भाई साहब को भाभी साहबा पसंद आ गई हैं। हम आपके लिए बहुत खुश हैं भाई साहब। अर्पिता को खुश देखकर अभिमन्यु कुछ नहीं बोला और उसने मन ही मन कहा, हम खुश होने का दिखावा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे ऊपर पूरे राजवंशी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हमारे लिए ये सगाई और ये शादी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अभिमन्यु ये सारी बातें सोच रहा था और तभी अर्पिता ने अभिमन्यु के बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहा, हो गए हमारे भाई साहब बिल्कुल रेडी और आप तो सच में इतने हैंडसम लग रहे हैं कि भाभी साहबा तो बस आपको देखते ही रह जाएंगी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्पिता को खुश देखकर अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। उसने अपने मन में कहा, हम खुश होने का दिखावा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे ऊपर पूरे राजवंशी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हमारे लिए ये सगाई और ये शादी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अभिमन्यु ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अर्पिता ने अभिमन्यु के बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहा, हो गए हमारे भाई साहब बिल्कुल रेडी और आप तो सच में इतने हैंडसम लग रहे हैं कि भाभी साहिबा तो बस आपको देखते ही रह जाएंगी। अर्पिता इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वे दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल आए। माँ साहब ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, उन्होंने 500 के नोटों की एक गड्डी उठाई और उसे अभिमन्यु के सिर के चारों ओर घुमाते हुए कहा, हमारे बेटे को किसी की बुरी नजर ना लगे। इतना बोलकर उन्होंने वो 500 के नोटों की गड्डी सामने खड़े एक नौकर को देते हुए कहा, ये गरीबों में बंटवा देना। और सारी गाड़ियां तैयार है ना? उस नौकर ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी रानी साहबा, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। रानी साहब ने हुक्म देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलिए चलते हैं। राजमहल में मौजूद सभी लोग वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय इप्शिता के पता अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुहासिनी जी, रानी साहबा कुंवर साहब के साथ राजमहल से निकल चुकी हैं। वे लोग बस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप जाकर देखिए इप्शिता तैयार हुई है या नहीं। इप्शिता अपने कमरे में थी। उसने बाथरोब पहना हुआ था और चुपचाप आराम से चेयर पर बैठी थी। नंदिनी उसका मेकअप कर रही थी। सुहासिनी जी जैसे ही इप्शिता के कमरे में आई, उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, इप्शिता, आप अभी तक रेडी नहीं हुई हैं। किसी भी समय राजमहल के सब लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। और आप, नंदिनी, आपने तो कहा था कि आप इप्शिता को रेडी कर लेंगी और अभी तक आपने इप्शिता का मेकअप ही फिनिश नहीं किया है।
सुहासिनी जी खुद काले रंग की सुंदर सी नेट साड़ी पहनकर रेडी हो चुकी थीं और इप्शिता का चेहरा उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। नंदिनी बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हुए बोली, चिल आंटी, ऑलमोस्ट इप्शिता का पूरा मेकअप हो चुका है, बस उसे लहंगा और ज्वेलरी ही पहननी है। और मुझे क्या, मुझे तो रेडी होने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैं फटाफट रेडी हो जाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सुहासिनी जी ने नंदिनी की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप नहीं जानती, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, और रानी साहबा को तो किसी भी चीज में लेट होना पसंद नहीं है। और नंदिनी, आप अभी तक इप्शिता को रेडी नहीं करवा पाई हैं, इसीलिए हमने कहा था कि हम मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया, और देखिए अब कितना लेट हो रहा है। सुहासिनी जी अपनी बात बोल ही रही थीं कि तभी इप्शिता अपनी जगह पर से उठकर खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा सुहासिनी जी की तरफ घुमाया, सुहासिनी जी उसे देखती ही रह गईं। इप्शिता सुहासिनी जी के सामने खड़े होते हुए बोली, मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हमने आपसे कहा ना, हम लेट नहीं होंगे, और वैसे भी हमारा पूरा मेकअप हो गया है। सुहासिनी जी इप्शिता के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में बोली, वैसे नंदिनी, आपने इप्शिता का मेकअप बहुत अच्छा किया है। सुहासिनी जी नंदिनी की तरफ देखने लगीं। नंदिनी ने अपने मन में कहा, ये इप्शिता की माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या इन्हें मेरा किया हुआ मेकअप पसंद नहीं आया? नंदिनी मन ही मन ये बात सोच रही थी। तभी सुहासिनी जी ने काफी स्ट्रिक्टली कहा, इप्शिता, नंदिनी, आप दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द रेडी हो जाइए। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सुहासिनी जी के जाते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए कहा, इप्शिता, मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम भी अपना ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वेलरी पहना दूंगी। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना बैकलेस गाउन लिया और उसे लेकर चेंज करने के लिए चली गई। इप्शिता भी अपने उस हैवी से लहंगे की तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, मैं इस लहंगे को कैसे कैरी करूंगी? ये तो काफी ज्यादा हैवी लग रहा है। इतना बोलकर इप्शिता ने उस लहंगे को उठाया, उसका वजन काफी ज्यादा था। इप्शिता ने अपना बाथरोब उतारा और उसने लहंगे के नीचे नीले रंग की डेनिम जीन्स पहनी और उसके ऊपर लहंगा पहन लिया। उसने लहंगे का ब्लाउज बंद करने की कोशिश की, पर उस ब्लाउज का हुक बंद नहीं हो रहा था। इप्शिता ने बाथरूम की तरफ देखकर आवाज लगाते हुए कहा, नंदिनी, प्लीज जल्दी बाहर आओ, आई नीड योर हेल्प। नंदिनी ने वॉशरूम के अंदर से ही आवाज लगाते हुए कहा, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। इप्शिता उस हैवी लहंगे और चोली को बंद किए बिना ही वहीं बेड पर बैठ गई। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं मिस्टर अभिमन्यु की माँ को इतना हैवी लहंगा भिजवाने की क्या जरूरत थी, इसे तो मैं ठीक से संभाल भी नहीं पा रही, चलूंगी कैसे? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि नंदिनी अपना रॉयल ब्लू कलर का बैकलेस गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली। उसे देखकर इप्शिता ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह नंदिनी, ये गाउन तो तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। नंदिनी ने अपने गाउन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त है ही इतनी हॉट और सेक्सी कि उसके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे मुझे ये बता, तूने मुझे आवाज लगाकर क्यों बुलाया था? क्या हेल्प चाहिए थी तुझे? इप्शिता उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, पता नहीं क्यों इस ब्लाउज का हुक मुझे लग ही नहीं रहा है, प्लीज इसे लगाने में मेरी हेल्प कर दे। नंदिनी ने इप्शिता के लहंगे के ब्लाउज की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आराम से इसे लगा देती हूँ। नंदिनी ने इप्शिता के ब्लाउज का हुक लगाकर कहा, हो गया, अब तुम यहीं पर आराम से बैठो, जब तक मैं भी अपना फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ, वरना मैं ऐसे ही भूत बनकर अपने जीजू के सामने चली जाऊंगी। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, इस लहंगे का दुपट्टा कैसे कैरी करना है? नंदिनी ने कहा, मैं कर दूंगी, लेकिन अभी तुम शांत रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर नंदिनी अपना मेकअप करने में बिजी हो गई। इप्शिता उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। नंदिनी ने इप्शिता को खिड़की से बाहर झांकते देखकर उसकी टांग खींचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुझे वहां से जीजू दिखने वाले हैं, और वैसे भी अभी उन्हें आने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा तो वेट कर ले। इप्शिता ने उसे घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, हम किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर हंसने लगी और उसने जल्दी जल्दी अपना मेकअप करना कंटिन्यू किया। नंदिनी का मेकअप जैसे ही हुआ, उसने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना मेकअप तुमसे भी अच्छा कर लिया है, कहीं जीजू को तुम्हारी जगह पर मैं ही ना पसंद आ जाऊं। इप्शिता उसकी बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल पागल हो तुम। नंदिनी ने अपने बालों को कर्ल करते हुए कहा, वैसे इशू, मैं पहली बार जीजू से मिलूंगी तो क्या मुझे उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए? क्योंकि मैं जल्दबाजी में तो यहाँ आई थी, इसलिए उनके लिए कोई गिफ्ट तो ले नहीं पाई।
इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है तुझे किसी को कुछ गिफ्ट देने की। नंदिनी ने इप्शिता को घूरते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं दे सकती मैं उन्हें गिफ्ट। इप्शिता ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी इप्शिता ने अपनी पीठ के पीछे हाथ लगाते हुए कहा, यार नंदिनी, ये ठीक तो लग रहा है ना, और अभी दुपट्टा भी पिन कर दो। नंदिनी ने उसके लहंगे का दुपट्टा ठीक से लगाते हुए कहा, ये हो गया, देख कितना सुंदर लग रहा है, और अब ठीक है ना। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाया और वो थोड़ा कसमसाते हुए बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा हैवी है। नंदिनी ने उसके पूरे लुक को ध्यान से देखते हुए कहा, रॉयल फैमिली का भेजा हुआ लहंगा इतना हैवी तो होगा ही, सब कुछ ठीक है, बस तू कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही है। नंदिनी की बात सुनकर फिर इप्शिता ने भी कुछ नहीं कहा। अब वो पूरी तरह रेडी होकर अपने फाइनल लुक को शीशे में देख रही थी। वो उस पर्पल कलर के गोल्डन वर्क वाले हेवी लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी ने उसका मेकअप भी एकदम परफेक्ट किया था। नंदिनी अब उसे शीशे के सामने बिठाकर एक एक करके वो सारी ज्वेलरी पहनाने लगी। वो सारी ज्वेलरी भी इप्शिता के होने वाले ससुराल से ही आई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी और खानदानी ज्वेलरी थी, जो कि आज तक इप्शिता और नंदिनी दोनों ने ही पहले कभी नहीं देखी थी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अपने राजमहल से कुंवर अभिमन्यु मां के साथ महल से निकल चुके थे। राजमहल से एक के बाद एक गाड़ियां आगे पीछे निकलीं और लगभग 45 मिनट बाद वे लोग सीधे सूर्यवंशी हवेली पहुंचे। हवेली बाहर फूलों और लाइट से बहुत अच्छी तरह सजी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी होने वाली है। जैसे ही राजवंशी परिवार की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुकीं, एक नौकर भागता हुआ इप्शिता के पिता के पास आकर बोला, मालिक, इप्शिता बिटिया के ससुराल वाले आ गए हैं। ये आवाज सुनते ही इप्शिता के पिता ने सुहासिनी जी और उदय को आवाज लगाते हुए कहा, उदयवीर, सुहासिनी जी, जल्दी चलिए, रानी साहब और कुंवर साहब के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप दोनों हमारे साथ चलिए। जैसे ही इप्शिता के पिता ने बात कही, उदय और सुहासिनी जी तुरंत उनके साथ हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे तीनों बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा माँ साहब और कुंवर साहब दोनों एक गाड़ी से बाहर निकले। वहीं दूसरी गाड़ी से अभिमन्यु के चाचा चाची और तीसरी गाड़ी से अभिमन्यु की बहन और जीजा निकले। चौथी गाड़ी में शगुन का सामान और एंगेजमेंट रिंग थी। वो सारा सामान लेकर राजपरिवार के नौकर बाहर आए और सीधे हवेली की ओर बढ़ने लगे। इप्शिता के पिता तेज कदमों से अभिमन्यु के सामने गए और उन्होंने अभिमन्यु को अपने गले लगाते हुए कहा, वेलकम कुंवर साहब। वहीं इप्शिता की मां ने रानी साहब को गले लगाते हुए कहा, आपको अपने सामने देखकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारा जीवन धन्य हो गया। रानी साहब, आपसे मिलने की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। रानी साहब ने इप्शिता की मां को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप सुहासिनी जी, अब तो हम समधी हैं और शुक्रगुजार तो हमें आपका होना चाहिए कि आप हमें अपनी इतनी प्यारी बेटी दे रहे हैं। उदयवीर वहीं चुपचाप खड़ा था। सुहासिनी जी ने अर्पिता और जयराज की तरफ देखा और माँ साहब ने उन दोनों को परिचय देते हुए कहा, ये हमारी बेटी अर्पिता और ये हमारे दामाद हैं। सुहासिनी जी ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए बेटा, और आप सब बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर सुहासिनी जी और उदयवीर सबको लेकर एक साथ हवेली के अंदर पहुंचे। हॉल में बने हुए स्टेज पर एक बड़ा सा शाही सोफा रखा था। इप्शिता के पिता ने उस पर अभिमन्यु को बिठाते हुए कहा, कुंवर साहब, आप यहाँ बैठिए। अभिमन्यु बिना कुछ बोले चुपचाप उस सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसे बहुत ही अजीब लग रहा था इस तरह से बीच में बैठते हुए। वहां पर ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उन सब की निगाहें उसे खुद पर ही जमी हुई लग रही थीं। अभिमन्यु को स्टेज पर बिठाकर इप्शिता के माता पिता अभिमन्यु के बाकी पूरे परिवार की आवभगत में लग गए। वहीं इप्शिता पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी थी कि तभी नंदिनी को ये बात पता चली और उसने जल्दी जल्दी अपने बालों को ठीक किया। अपना मेकअप पूरा करते ही वो आईने में खुद को देखते हुए बोली, वाह, मैं तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। कहीं जीजू तेरी जगह पर मुझे ही ना पसंद कर ले।
इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पता था नंदिनी ऐसी ही है, वो हमेशा खुद की बहुत तारीफ करती है। नंदिनी कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में झांकने लगी। उसने देखा वहां हॉल में सब लोग बैठे हुए थे और अभिमन्यु बैंगनी रंग की शेरवानी और ऑफ वाइट रंग का चूड़ीदार पहनकर स्टेज पर बैठा था। नंदिनी ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि अभिमन्यु पर वो बैंगनी रंग की शेरवानी बहुत जच रही थी। वो उसे देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गई और भागते हुए कमरे के अंदर आई। उसने इप्शिता के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, यार सच में जीजू तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अभी मैंने देखा उन्होंने तेरे लहंगे से मैचिंग शेरवानी पहन रखी है। तू जितनी प्यारी लग रही है वो भी उतने ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और उनकी आंखें यार कमाल की हैं। उनके चेहरे पर तो पूरा राजसी लुक नजर आ रहा है। उनके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं है, बिल्कुल राजा सा वाली वाइब दे रहे हैं। नंदिनी को इतना ज्यादा उत्साहित होते देखकर इप्शिता ने उसे चुप करते हुए कहा, बस कर, तू जरा सी बातों पर इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाती है। नंदिनी ने कहा, ओवर एक्साइटेड नहीं हो रही, मैं एक्साइटेड होने वाली तो बात है। तुझे नहीं पता, राजवंशी परिवार को तो मैं अब तक बस नाम का ही राजघराना समझती थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया यार। और तेरे सास ससुर वो भी कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। तू उनसे मिली है? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम उनसे नहीं मिले। नंदिनी ने इप्शिता का अधूरा मेकअप जल्दी जल्दी ठीक किया और उसे आखिरी स्पर्श देते हुए कहा, तू बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं भी नीचे जाकर देखती हूँ, वरना आंटी को लगेगा मैं काम चोरी कर रही हूँ और तेरे साथ यहाँ टाइम पास। इतना बोलकर नंदिनी जाने लगी तो इप्शिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दे, मत जाओ। तुम वैसे भी मम्मी और पापा है ना, उन्होंने सब देख लिया होगा। तुम यहीं हमारे साथ रहो। नंदिनी इप्शिता के मुंह से बात सुनकर उसके बगल में बैठी और उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, इतना ज्यादा क्यों डर रही हो तुम? वैसे भी सिर्फ सगाई ही तो है, और वैसे भी मैं अभी आ जाऊंगी। एक बार मुझे भी तो नीचे जाने दे, मैं भी देखना चाहती हूँ। शायद कोई मुझे पसंद आ जाए तो मैं भी किसी अच्छे से राजघराने के ही किसी लड़के को पटा लूंगी यार, मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। इप्शिता ने नंदिनी के कंधे पर मारते हुए कहा, जस्ट शट अप नंदिनी, कैसी बातें करती हो तुम? अच्छा लगता है क्या? नंदिनी ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। इप्शिता ने अपना सिर पीट लिया और तभी नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगी मैं, तुम आराम से यहीं पर बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी कमरे से बाहर चली गई और इप्शिता वहीं कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने बालों को ठीक किया और इप्शिता अपने आप से बात करते हुए बोली, अभी नंदिनी ने कहा कि अभिमन्यु अभी भी काफी उदास है। इसका मतलब वो अभी भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं। भला कोई लड़की अभिमन्यु जैसे इतने बड़े राजघराने के लड़के को कैसे धोखा दे सकती है? हमें तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही। शायद इसी वजह से उस दिन अभिमन्यु ने हमें भी वैसे ही समझ लिया होगा और हमने बेकार में ही उन्हें गलत समझ लिया और उन पर चिल्ला भी दिया। हमें इतनी जल्दी उन्हें जज नहीं करना चाहिए था। इप्शिता ये बात सोच रही थी और उसके दिल में कहीं न कहीं अभिमन्यु के लिए सहानुभूति आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। वो बड़ी ही शांति से बैठा था। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, उस दिन शायद राजकुमारी इप्शिता को हम लेकर कोई गलतफहमी हो गई थी और शायद उन्होंने हमें गलत समझ लिया था। अगर आज हमें उनसे बात करने का मौका मिला तो हम उनसे ये बात क्लियर कर लेंगे कि हम उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। वहां मौजूद बाकी सभी लोग अभिमन्यु को ही देख रहे थे और तभी इप्शिता के पिता ने उदयवीर को अभिमन्यु के साथ जाकर बैठने और बात करने के लिए कहा। उदयवीर अभिमन्यु के बगल में जाकर बैठते हुए बोले, कुंवर साहब, आप कुछ लेंगे? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स। अभिमन्यु को इतना शांत बैठे देखकर उदय के दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे और उसने बिना किसी झिझक के अभिमन्यु से पूछ भी लिया, क्या बात है कुंवर साहब, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। उदय अभिमन्यु से कुछ बोलने जा ही रहा था कि सुहासिनी जी ने उदय को इशारे से अपने पास बुलाया। उदयवीर ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, हमें माँ बुला रही हैं, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं।
अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय वहां से उठकर चला गया। वहां नंदिनी कमरे से बाहर निकल कर आई और वो चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाकर वहां मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। नंदिनी सीधे सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आई और इप्शिता की माँ के पास जाकर नंदिनी ने कहा, आंटी, मैंने इशू को तैयार कर दिया है, वो बिल्कुल तैयार है, क्या मैं उसे लेकर आऊं? सुहासिनी जी ने नंदिनी को मना करते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, जब सगाई के लिए उसे बुलाया जाएगा तब हम उसे नीचे लेकर आएंगे। नंदिनी ने ओके बोला और उसने कहा, आंटी, और कोई काम है या आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो बताइए, मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूं। सुहासिनी जी ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, अभी जब तक इप्शिता को नीचे नहीं लाना है तब तक तुम ये कुछ गिफ्ट हैं, इन्हें उधर सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में जाकर रख दो। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतना बोलकर सुहासिनी जी ने अपने हाथ में पकड़े 3-4 गिफ्ट के बॉक्स नंदिनी के हाथ में थमा दिए। नंदिनी हैरानी से उनकी तरफ देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, शिट, मुझे तो लग रहा था आंटी मना कर देंगी, पर इन्होंने तो मुझे सच में काम पकड़ा दिया, वो भी इतने सारे बॉक्सेस, और मैं तो जानती भी नहीं इन्हें किस कमरे में रखना है। ऊपर से मेरा ये इतना भारी गाउन और हील्स के साथ में इतने सारे बॉक्सेस को लेकर कैसे जाऊंगी? इतना बोलकर नंदिनी खुद ही अपने कहे पर पछताने लगी। उसने किसी तरह अपने गाउन को एक हाथ से संभाला और बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर जाने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे पहुंची, वहां पर उसकी मदद के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। नंदिनी का गाउन बार बार उसके पैरों में आ रहा था। जैसे ही वो उस कमरे के बाहर पहुंची, उसने कमरे का गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गिफ्ट बॉक्सेस उसके चेहरे के सामने होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। उसी समय नंदिनी ने गेट खोलने के लिए जोर लगाया। उसके हाथ में जितने भी गिफ्ट बॉक्सेस थे वे सब जमीन पर गिरने ही वाले थे कि नंदिनी ने उन्हें संभालने की कोशिश की। तभी उसका गाउन उसकी हील्स में फंस गया और बॉक्सेस को बचाने के चक्कर में वो खुद ही जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने पीछे से आकर उसकी बाजुओं को पकड़ लिया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। नंदिनी के हाथ में जितने भी गिफ्ट बॉक्स थे वे सब जमीन पर गिर गए। नंदिनी ने उन गिरे हुए बॉक्स की तरफ देखते हुए खुद से कहा, क्या यार नंदिनी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? और कितनी लापरवाह है तू। आंटी ने एक काम बोला था, वो भी मैंने ठीक से नहीं किया। नंदिनी ये बात बड़बड़ा रही थी, तभी उसके कान में एक गहरी आवाज गूंजी, सामान गिर गया तो कोई बात नहीं, वो तो उठ जाएगा, लेकिन अभी अगर आप गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। ये तो कहिए हम इधर से गुजर रहे थे इसलिए हमने आपको संभाल लिया, वरना। नंदिनी ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। वो उदय की बाहों में थी। उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, आप? उदय ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इस समय नंदिनी ने नीले रंग के लेंस लगा रखे थे जो उस पर काफी जच रहे थे। साथ ही उसने अपनी ड्रेस से मेल खाता अच्छा मेकअप भी किया था। उदय उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी नंदिनी ठीक से खड़े होते हुए बोली, आपने फिर से मुझे गिरने से बचा लिया, थैंक यू सो मच उदय भाई। उदय ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, उसने जल्दी से नंदिनी की कमर और हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। नंदिनी जल्दी जल्दी उन बॉक्सेस को उठाने लगी। उदय ने दरवाजा खोलकर उसकी मदद की और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। नंदिनी वापस हॉल में आई। उसने देखा इप्शिता की माँ बाप अभिमन्यु की माँ से बात कर रहे थे। तभी मासा ने कहा, सुहासिनी जी, हमें आए हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें सगाई शुरू करनी चाहिए। आप हमारी होने वाली बहू को लेकर आइए। कहाँ है वो? तैयार हुई या नहीं? क्या हम चले उन्हें बुलाने? सुहासिनी जी ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं रानी सा, कैसी बात कर रही हैं आप? इप्शिता बिल्कुल तैयार है, बस हम अभी उसे लेकर आते हैं। इतना बोलकर सुहासिनी जी नंदिनी की तरफ देखने लगीं। नंदिनी जल्दी से आगे आई। सुहासिनी जी ने कहा, आप हमारे साथ चलिए बेटा। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधे बिना कुछ बोले सुहासिनी जी के साथ इप्शिता के कमरे में गई। जैसे ही इप्शिता ने अपनी नाँ और नंदिनी को आते देखा, वो आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हें मेरा कॉल पिकअप क्यों नहीं किया? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुझे कहा था ना, मैं नीचे जा रही हूँ और वहीं काम में थोड़ी बिजी हो गई थी, क्या हुआ?
इप्शिता और नंदिनी आपस में धीमे धीमे आवाज में बातें कर रही थीं। तभी सुहासिनी जी ने धीमी आवाज में कहा, अब आप लोगों को जो भी बात करनी है फंक्शन के बाद करिएगा, अभी हमें नीचे चलना है। इप्शिता ने कहा, 1 मिनट मम्मी। इतना बोलकर वो नंदिनी के पास जाकर बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं थोड़ी सी असहज हो रही हूँ। इतना बोलकर इप्शिता नंदिनी को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जा ही रही थी कि सुहासिनी जी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, आप बहुत प्यारी लग रही हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चलिए हमारे साथ चलिए। आप रानी सा और कुंवर सा बाकी सब आपसे मिलने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और रिंग सेरेमनी में भी तो समय लगेगा ना, बाकी सारी बातें बाद में। इप्शिता ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मम्मी 1 मिनट, हमारी बात तो सुनिए। वो ये। सुहासिनी जी ने इप्शिता का मांग टीका ठीक करते हुए कहा, ये वो कुछ नहीं, अब बात करने का समय नहीं है बेटा, आप हमारी बात समझ रही हैं ना, सब बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ। नंदिनी इप्शिता की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इप्शिता क्यों इतनी असहज हो रही है और वो उससे क्या कहना चाह रही है। लेकिन उसकी माँ के सामने नंदिनी भी कुछ नहीं बोल पाई और उन दोनों को सुहासिनी जी के साथ कमरे से बाहर आना पड़ा। सुहासिनी जी ने इप्शिता का हाथ कसकर पकड़ा। नंदिनी इप्शिता के लहंगे को संभालते हुए बोली, तुम अपने भारी लहंगे की वजह से असहज हो रही हो क्या? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाया और वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी सुहासिनी जी ने कहा, बेटा इप्शिता, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जितनी बात आपसे पूछी जाए सिर्फ आप उतनी ही बात का जवाब दीजिएगा। आपको कुछ भी अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि रानी सा किसी भी बात को लेकर आपसे नाराज हों। आप समझ रही हैं ना, आप राजवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली हैं और सूर्यवंशी राज परिवार की पूरी इज्जत आपके हाथ में है। इप्शिता अपनी माँ की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। नंदिनी सुहासिनी जी की बात सुनकर थोड़ी सी असहज हो गई। उसने इप्शिता का लहंगा ठीक किया और उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे लाने में मदद करने लगी। इप्शिता जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी अचानक से पूरे हॉल में अंधेरा हो गया और इप्शिता अपनी माँ और नंदिनी के साथ वहीं सीढ़ियों पर ही रुक गई। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। इप्शिता अपनी मम्मी और नंदिनी के साथ सीढ़ियों पर ही रुक गईं। पूरे हॉल में अंधेरा था, केवल एक फोकस लाइट इप्शिता पर पड़ रही थी। हॉल में मौजूद सभी की निगाहें इप्शिता पर टिक गईं। फोकस लाइट पड़ते ही इप्शिता ने अपना हाथ चेहरे के सामने कर लिया। उसे इस फोकस लाइटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सबकी निगाहें सिर्फ खुद पर महसूस करके उसे थोड़ा अजीब लगा। वहाँ की डेकोरेशन और लाइटिंग बहुत अच्छे से सजाई गई थी। सारी लाइट इप्शिता पर केंद्रित थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ते ही सभी उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगे। रानी सा मुस्कुराते हुए इप्शिता की तरफ देख रही थीं। अर्पिता अपनी माँ के बगल में आकर खड़ी हुई और बोली, वैसे माँ, आपने तो बहुत अच्छी भाभी चुनी है अभिमन्यु भाई के लिए। बिल्कुल परफेक्ट लगेंगी ये हमारे भाई के साथ। इनकी जोड़ी खूब जचेगी। माँ सा मुस्कुराकर सिर हिलाईं। अभिमन्यु की नज़र इप्शिता पर पड़ते ही वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने इप्शिता को पैरों से लेकर सिर तक देखा। वो उन्हीं कपड़ों में थी जो अभिमन्यु की माँ ने भेजे थे। उस पोशाक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए अभिमन्यु इप्शिता की खूबसूरती में खो गया। सुहासिनी और नंदिनी इप्शिता को नीचे ले आईं। दोबारा से पूरे हॉल में लाइटें जल उठीं। माँ सा आगे बढ़ीं और उन्होंने इप्शिता के चेहरे को छुआ। उन्होंने 500 रुपए की एक गड्डी निकालकर उसे इप्शिता के सिर के ऊपर से घुमाते हुए पीछे खड़े मैनेजर के हाथ में दे दी। फिर उन्होंने इप्शिता की ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हैं आप इप्शिता, हमें अपनी पसंद पर गर्व है। हमने आपको राजवंशी राज परिवार की बहू चुनकर कोई गलती नहीं की है। नंदिनी इप्शिता के बगल में खड़ी थी। माँ सा ने नंदिनी और सुहासिनी की ओर देखते हुए कहा, सुहासिनी जी, आज से आपकी बेटी हमारी अमानत हुई। अभिमन्यु, इधर आइए। माँ सा के मुंह से अपना नाम सुनते ही अभिमन्यु तुरंत स्टेज से नीचे उतरा और माँ सा के बगल में आकर खड़ा हो गया। इप्शिता अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने अभी तक अभिमन्यु को नहीं देखा था। माँ सा ने अभिमन्यु को आदेश दिया, इप्शिता का हाथ पकड़िए और उन्हें स्टेज पर ले जाइए। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर इप्शिता के सामने अपना हाथ बढ़ाया। इप्शिता अभी भी नंदिनी का हाथ पकड़े हुए थी।
नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ और आगे बढ़ो। इप्सिता के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सुहासिनी जी नंदिनी के साथ पीछे हट गईं। इप्सिता ने धीरे से अपना हाथ उठाकर अभिमन्यु के हाथ पर रखा। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले जाने लगा, लेकिन इप्सिता का लहंगा बहुत भारी था। तभी अर्पिता इप्सिता के बगल में आई और उसके लहंगे को संभालते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी, आइए हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। इतना कहकर अर्पिता ने इप्सिता के लहंगे को पकड़ा और इप्सिता अभिमन्यु का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ गई। जैसे ही इप्सिता स्टेज पर चढ़ी, उसकी नज़र अभिमन्यु के चेहरे पर गई। अभिमन्यु भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, वे दोनों एक दूसरे में खो गए। अर्पिता ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं आप दोनों आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सबके सामने ही आप दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। थोड़े दिन की ही तो बात है, कुछ दिनों बाद एक दूसरे के साथ ही रहना है, इसलिए अभी थोड़ा सब्र रखिए। इतना कहकर अर्पिता मुस्कुराई। इप्सिता ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और अभिमन्यु का हाथ छोड़ दिया। इप्सिता का हाथ छोड़ते देख अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद इप्सिता अभी भी मुझसे नाराज हैं, इसीलिए वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही हैं। क्या मैंने सच में उस दिन उन्हें ज्यादा परेशान कर दिया था? अभिमन्यु ये बातें सोच ही रहा था कि उसकी नजर इप्सिता के कंधे पर गई। वो थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे दोनों स्टेज पर ही खड़े थे कि मासा ने तेज आवाज में कहा, सुहासिनी जी, रिंग सेरेमनी शुरू करें। इप्सिता के माता पिता और उदयवीर इप्सिता के पीछे आकर खड़े हो गए। मासा और अर्पिता अभिमन्यु के बगल में खड़े थे। अभिमन्यु के चाचा इस सगाई से बिल्कुल खुश नहीं थे और ये बात उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मासा ने अभिमन्यु के हाथ में इप्सिता की अंगूठी पकड़ाई। अंगूठी बहुत खूबसूरत थी, बीच में लाल रंग का रूबी लगा था और उसके चारों तरफ हीरे इस तरह जड़े थे कि वह एक बहुत ही सुंदर लाल और सफेद फूल लग रही थी। इप्सिता के लिए अभिमन्यु की अंगूठी थोड़ी साधारण थी, लेकिन उसका लुक बहुत ही संयमी था। रानी सा ने इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अपना हाथ आगे बढ़ाइए और अभिमन्यु को अंगूठी पहनाइए। इप्सिता ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी ने उसे अभिमन्यु को अंगूठी पहनाने का इशारा किया। तभी सुहासिनी जी इप्सिता के कान में आकर बोली, इप्सिता बेटा, आप उधर क्यों देख रही हैं? आगे बढ़िए, कुंवर सा को अंगूठी पहनाइए। इप्सिता ने अपनी माँ की बात सुनते ही आगे बढ़ी और अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे कर दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु की तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे। अभिमन्यु और इप्सिता पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगीं। तभी इप्सिता को ऐसा लगा जैसे उसके ब्लाउज का हुक उसे चुभ रहा है। वह इससे बहुत असहज हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है? ये हुक मुझे क्यों चुभ रहा है? मैंने नंदिनी से कहा था इसे ठीक से लगाओ, लेकिन इस लड़की ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मासा ने अभिमन्यु को इप्सिता के हाथ में अंगूठी पहनाने का इशारा किया। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इप्सिता अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे अपने ब्लाउज की बहुत चिंता हो रही थी। तभी सुहासिनी जी ने इप्सिता का हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। इप्सिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ पर रखा। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता को अंगूठी पहनाई, इप्सिता ने कसकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। सब लोग जोर से तालियां बजा रहे थे। अभिमन्यु हैरानी से इप्सिता की ओर देखने लगा और उसने मन ही मन कहा, राजकुमारी इप्सिता को क्या हुआ? उन्होंने मेरा हाथ इतना कसकर क्यों पकड़ रखा है? इप्सिता के चेहरे पर एक अलग ही डर साफ दिख रहा था। इप्सिता ने मन ही मन कहा, ओ गॉड, मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बेइज्जती होगी और मम्मी तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। इप्सिता के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने अभिमन्यु के हाथ को कसकर दबा दिया। अभिमन्यु के हाथ में इप्सिता का नाखून गड़ गया, लेकिन अभिमन्यु ने जरा भी शिकन नहीं दिखाई। उसने उस दर्द को सह लिया। इप्सिता खड़े होने से डर रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठाते हुए कहा, आर यू ऑल राइट? इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनते ही कुछ नहीं कहा। वो बस अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु की नजरें इप्सिता की नजरों से टकराईं और वह इप्सिता के चेहरे पर आए डर को समझ पा रहा था। वो चुपचाप इप्सिता के बगल में बैठकर धीमी आवाज में बोला, क्या बात है राजकुमारी, आप ठीक है ना? अभिमन्यु ने दोबारा पूछा, लेकिन इप्सिता कुछ नहीं बोली। क्रमशः